स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार दिया, जो आपने मैसेजेस किए, कॉल से जो आपने बधाइयाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मैं बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तक 10th क्लास के 127 बच्चे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट दे चुके हैं कि सर हमें नोट्स कैसे मिलेंगे। अगर आपको भी इन ग्रुप से जुड़ना है, आपको भी 10th क्लास की पूरे नोट्स चाहिए हैं अपने मोबाइल में, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9610122121 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अभी तक 127 बच्चे जो है 10th क्लास के अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वो बात कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्लासेस जो है वो निःशुल्क है, इनका कोई पेमेंट वगैरह नहीं है। हमेशा आपके सुबह मॉर्निंग में क्लासेस स्टार्ट होगी 9 बजे से इंग्लिश की, उसके बाद में मैथ्स की क्लास चलेगी 10 बजे से, उसके बाद में साइंस की क्लास। इन क्लासों के बीच में आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा, जिससे कि आपकी जो भी जरूरतें के काम है वो आप पूरे कर सको। जैसे कि 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई तो 9:40 के लगभग वो खत्म होगी, तो 20 मिनट आप अपना जरूरी कार्य खत्म कर सकते हैं। उसके बाद वापस 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। होगी कहां पे? यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर स्टार्ट होगी। तो इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना परिचय दे दूं आपको एक बार, मैं अब्दुल वाजिद सोलंकी यहां पर एग्जामिनेशन अड्डा चैनल पर क्लासें लूंगा गणित की। तो गणित की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है, ज्यादातर स्टूडेंट का, ज्यादातर बच्चों का वो गलत होता है। रीजन क्या है? उन्होंने केवल एक्सरसाइज ट्राई की होती है। मुझे 3.1 भी आती है, 3.2 भी आती है, 3.3 भी आती है, 3.4 भी आती है, ये सब आती है। मैं उनसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन पूछ लूं तो वो अटक जाता है। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे ही बस शौक से। या फिर राजस्थान बोर्ड ने या फिर सीबीएसई बोर्ड ने कोई एक्सरसाइज ऐड कर दी तो हमारे ऊपर बर्डन हो गया कि नहीं पढ़ना ही है सर, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो इसलिए पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ाते तो हम नहीं पढ़ते। तो ध्यान रखना, पहले तो यहां पर आप सबसे पहले क्लास 10th ही नहीं, आपका पूरी नींव मजबूत करने का इरादा है हमारा। तो हम यहां से 0 से शुरुआत करते हैं। हर किसी चीज की, कोई भी चीज आपको पढ़नी हो, और उसके अलावा आपको यहाँ पर तरह तरह की जो एग्जाम्स होते हैं, जो आगे आपको फाइट करनी है ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन की, वो भी प्रिपरेशन यहाँ पर चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके 10th पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आज देखो, सबसे पहले मैं आपका लेना चाहूंगा एक टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, यानी कि खुद का खुद टेस्ट करें। खुद का खुद टेस्ट कैसे करें? मैं यहाँ पे आपको कोई नई चीज पूछने वाला नहीं हूं। आप जो पढ़ के आए हो अभी तक, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने डीपली पढ़ा है? क्या आपने गौर किया है? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? पहला क्वेश्चन ये है, आपने 9th क्लास में भी एक्सरसाइज नंबर 3 में बहुपद की घातों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। टॉपिक ये नहीं है हमारा, मैं बस आपको चेक करना चाह रहा हूं कि आप क्या चेक हो पाते हो, क्या सही है क्या गलत है। निम्न में से बहुपद नहीं है। 2x² + 5x 3x³ + 7x7 + 5x³ थर्ड ऑप्शन है 5, और फोर्थ ऑप्शन है 5x + 3x³ + 8x³ यानी कि x की घात 3/2, यहाँ x की घात 1 हो गई, यहाँ x की घात 3 हो गई। तो सब आराम से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर जिसने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है वो कमेंट में कमेंट कर दे, सर ये ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा। या फिर मैं जब उत्तर बताऊं तब जिनका सही हो वो कमेंट में जरूर करे यस हमारे राइट था। अगर किसी के गलत होता है तो करे नो हमारे रॉन्ग था।
यानी कि रॉन्ग लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो। तो यहाँ अपन बात करें तो देखो क्या है बहुपद। 9th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ोगे, यानी कि 9th और 10th दोनों से रिलेटेड है। कोई बच्चा अगर 10th अभी एग्जाम उसके बाकी है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज यहाँ पर। और जो 9th पास आउट है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वो 9th पढ़ के आए, अब 10th पढ़नी है तो पहले अपने नियम मजबूत करें। तो क्या आंसर हुआ आपका, बता दिया होगा आपने, आपने मन में डिसाइड कर लिया होगा। मैं बात करूं बहुपद, बहुपद की परिभाषा खूब लोगों को नहीं पता। उन्होंने डायरेक्ट घात निकालनी सीखी, शून्यक निकालने सीखे, शून्यक के बीच में रिलेशनशिप यानी कि सत्यता की जांच कर ली होगी, द्विघात समीकरणों का सॉल्यूशन कर लिया होगा, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्यूशन कर लिया होगा, धराचार्य से सॉल्यूशन कर लिया होगा। लेकिन पूछना चाहूंगा बहुपद क्या होता है? ये बात नहीं सर, ये बात हुई नहीं, हम तो एक्सरसाइज वाइज चलते हैं सर। बेसिक्स पढ़ने ही नहीं होता सर। क्यों नहीं पढ़ना भाई? आगे भविष्य में जाके अगर आपको कोई भी अच्छा सब्जेक्ट लेना है तो नींव, कोई भी सब्जेक्ट हो, बोले आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, नींव मजबूत नहीं होगी तो कोई भी सब्जेक्ट काम का नहीं है। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले बहुपद की परिभाषा क्या होती है? चर और अचर का गुणा, जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते अनंत तक चलती है। अब यहां अपन बात करें, यहां पर x की घात कितनी है? 2। यहां x की घात कितनी है? 1। मतलब यहां पर 1 और 2 पूर्ण संख्या है, चर और अचर का गुणा है, ठीक है। यहां पर बात करें x की घात कितनी है? 3। x की घात कितनी है? 7। x की घात 3, यानी कि ये भी, सॉरी यहाँ पे 3 3 लिख दिया तो यहाँ पे 8x क्यूब हो जाना चाहिए। दोनों को जोड़ दू, नहीं जोड़ू, अलग अलग लिखू तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे कोई नई चीज लिख देता हूं। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अब ये तो बहुपद है, तो बहुपद कौन नहीं है फिर? 5 क्या एक बहुपद है या फिर ये? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ x की घात 3/2 है और 3/2 पूर्ण संख्या में नहीं आती है, मतलब ये बहुपद नहीं है। तो आपका माइंड जो है वो यहां कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा कि सर फिर ये बताओ कि जो पॉलिनॉमियल है वो 5 क्यों है, बहुपद जो है वो 5 क्यों है? तो मैं आपको यहां पे कहूंगा ये चर और अचर का गुणा ही है। 5 इंटू एक्स की घात 0। जब किसी संख्या, जब किसी भी अचर या अचर की घात 0 हो जाए तो उसका मान हो जाता 1। तो x की घात 0 का मतलब क्या हो गया? 1। यहाँ पे 5 इंटू 1 करूंगा, क्या आ गया? 5 आ गया अपने पास में। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुपद तो है, लेकिन यहाँ चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या, वो पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, इसलिए 5 भी एक बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है? बहुपद है चौथा ऑप्शन, जो कि बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात जो है वो 3/2 थी और 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आई होगी बात? तो इस तरह से गणित पढ़नी है हमें कि भाई हर चीज का अपने पास में आंसर हो। एनटीएससी और ओलंपियाड में कोई कोर्स से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज आपने बार बार काम में ली होगी, देखो ये सेल्फ टेस्ट है, अपना टेस्ट करना है। क्या मैंने ढंग से पढ़ा है क्या मैंने एक एक चीज पर गौर किया है क्या? तो सेल्फ टेस्ट है आपका ये। अगर मैं बात करूं, यहां पर 3 मैं शब्द लिख रहा हूं, क्या उनके बारे में अगर आपको पता हो तो एक बार फिर अपना कमेंट करें कि हाँ सर पता है, और अगर नहीं है तो फिर वही बात नहीं पता है। रेखा, रेखाखंड और किरण। देखो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैंने अब तक जहां पे भी क्लास में इंटरेस्ट जब मैं होता हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, बेसिक चेक करने के लिए, क्या आपको इन शब्दों का नॉलेज है क्या? क्यों? क्योंकि आप अगर जब कुछ भी आकृतियां ड्रॉ करते थे, बनाते थे, तो आप क्या करते थे? आप लिखते थे हमने एक 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचा, हमने एक रेखा खींची। जैसे त्रिभुजों का 3 कोण 180, त्रिभुज के 3 कोणों का 180 डिग्री होता है, वहां पर आप रचना क्या करते थे? हमने एक रेखा खींची। तो रेखा खींची तो रेखा क्या है? हमने एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड क्या है? या फिर हम कहते हैं सूर्य से किरणें आई, किरण आती है, तो ये किरण क्या है? क्या तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? जिसको आता है वो कमेंट में यस करे, जिसको नहीं पता वो फिर अपना सेल्फ टेस्ट में आप खुद देख लो आप किस स्तर पर हो। तो मैं बात करूं, रेखा क्या होती है? जो अनंत से शुरू होती है, अनंत पर खत्म होती है। मतलब हमको नहीं पता कि ये कहां से शुरू हुई, कहां पे खत्म हुई, ये तो होती है रेखा। रेखाखंड की अगर बात करें तो यहां पर जब मैं रेखा पर कोई बिंदु फिक्स कर देता हूं, जैसे ए और बी,
इसको उठा के यहाँ लिख दिया मैंने, ए और बी। यहाँ पर ये ए से शुरू हुई, बी पर खत्म हुई अगर इधर से जाए तो, और अगर इधर से आए तो बी से शुरू हुई और ए पर खत्म हुई। मतलब जिसके शुरू और खत्म होने का दोनों को हमें पता हो वो रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किरण की। तो किरण क्या है? तो किरण के बारे में हम क्या कहेंगे, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान से किरणें आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज शुरू कहां से हुई, तो ये शुरू कहां से हुई? सूर्य से, लेकिन खत्म कहां होगी हम खुद को नहीं पता, नहीं पता खुद को भी। तो यहाँ पर ऐसी होती है किरण, जो जिसके शुरू होने का स्थान तो हमें पता हो लेकिन खत्म कहां होगी उसका स्थान हमें नहीं पता हो, ऐसी कहलाती है किरणें। तो इससे ऐसे पढ़ने वाले हैं हम जिससे कि हमारी नींव एकदम मजबूत हो। हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, त्रिभुजों के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बता क्यों? क्यों होता है भाई? ये बात मत पूछो सर, हमें एक चीज गौर करनी है। हमको एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं त्रिकोणमिति आपने 9th में भी पढ़ी, 10th में पढ़ी, क्यों पढ़ी? आप कहोगे नहीं सर ये कोर्स में थी इसलिए पढ़ी। नहीं नहीं, जिंदगी में कहां काम आने वाले नहीं पता सर। ना हमने जानने की कोशिश की, ना हमें किसी ने बताने की कोशिश की। तो इस तरह से हम यहाँ प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो हमारे मकसद आप समझ गए होंगे, हम हर बच्चे की नींव तैयार करने के लिए आए हैं। हमारा सपना जो है वो क्या है? एग्जामिनेशन अड्डा का सपना, हर बच्चा सक्सेस हो अपना। तो अब इसी के साथ हम आज का टॉपिक अपना शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इजी टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? एक्सरसाइज नंबर 15 में आपने देखा होगा, एक्सरसाइज नंबर 15 क्लास 10th के आरबीसी की बुक में है, वर्त यानी कि सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करें कि सर्कल क्या है, अब देखो एक क्वेश्चन मेरे मन में और यहाँ पे उठाता है, ये उठा है कि कोई ऐसा बच्चा है क्या कि जो वर्त की परिभाषा बता दे, सर्कल की डेफिनेशन बता दे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयत क्या होता है तो आप कहोगे सर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मैं आपसे पूछूं कि फिर आप ये बताइए मुझे वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे सर चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर मैं आपसे इनकी परिभाषा पूछूं तो आप बता देते हो, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सर्कल वर्त क्या होता है, वर्त की परिभाषा क्या होती है, तो फिर जवाब क्या होगा? तो आइए देखते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट के मन में यही शंका रहती है कि सर ये होता क्या? सबसे पहले तो देखो, बचपन में हमने एक काम बखूबी किया, यानी कि आप अभी तक कर रहे होंगे। आप क्या करते हो? धागा लेते हो, एक धागे के ऊपर आप क्या बांध देते हो? एक स्टोन यानी कि एक पत्थर बांध देते हो। फिर आप उसको ऐसे राउंड करवाते हो, राउंड करवाते हो। तो यहां देखो क्या हुआ कि ये मेरा हाथ है, ठीक है भाई, ये मेरा क्या है? हाथ। इससे मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है, उसको मैं ऐसे राउंड करवा रहा हूं, ऐसे ही घूमेगा वो, ठीक है भाई। इस तरह से राउंड करवाया, थोड़ी देर में वो पत्थर यहां होगा, थोड़ी देर में यहां होगा, ऐसे चलता रहेगा पत्थर। और ये पत्थर कब तक घूमता रहेगा ऐसे? जब तक कोई बीच में न आए। अगर कोई बीच में आ जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है? हमें ये बीच में छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि लगेगी निश्चित है पत्थर है। तो यहां पर वर्त की परिभाषा बनती है। वो वर्त की परिभाषा क्या है? इस पत्थर को मैं कहता हूं एक बिंदु। ये बिंदु घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, मतलब ये इसका रास्ता हो गया, पथ हो गया। तो ये इसका क्या है? पथ, रास्ता। ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो यहां से परिभाषा क्या बनी? और अगर मैं दूसरी चीज कहूं आपको कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो आप कहोगे सर मान लो कि मैंने 1 मीटर की डोरी ली है, तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो आप कहोगे सर 1 मीटर की डोरी ली है, डोरी को अपना आप बढ़ थोड़ना जाएगी, अपना आप घट थोड़ना जाएगी, वो तो मैं ढील दूंगा तब जैसे ही होगा। तो यहां से भी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर। वैसे हर जगह इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर ही होगी। तो अब देखो परिभाषा बन गई यहां से, एक बिंदु का बिंदु पथ यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित, ये समतल में स्थित किसी बिंदु से, एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित किसी बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित किसी बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है, वह बिंदु पथ वर्त कहलाता है। आगे होगी बात समझ में?
इसके नोट्स मैंने पहले आपको कहा है कि आप अपने जो टोल फ्री नंबर है स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है उस पर कॉल करके आप लोगे, क्योंकि परिभाषा मैं यहाँ लिखूंगा नहीं पूरी, मैं बस आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो क्या होगी परिभाषा, एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित किसी बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है या सदैव नियत दूरी पर रहता है। समान दूरी, नियत दूरी, कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ना तो जो बढ़ती है ना घटती है, नियत दूरी। तो एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित एक नियत बिंदु से, इसको भी आप नियत कह सकते हो कि ये भी कांस्टेंट है, हिलता नहीं है, अपना हाथ तो हिल जाता है लेकिन ये फिक्स है। तो एक बिंदु का बिंदु पथ जो कि समतल में स्थित एक नियत बिंदु से सदैव नियत दूरी पर रहता है, वह बिंदु पथ एक वर्त कहलाता है। तो वर्त की डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, वर्त क्या होता है। अब हम वर्त के अलग अलग भाग के बारे में पढ़ते हैं। अगर यहां हम बात करें तो ये नियत बिंदु जो है ये कहलाता है वर्त का केंद्र। ये नियत बिंदु जो है ये क्या कहलाता है, वर्त का केंद्र। और ये जो नियत दूरी होती है ये कहलाती है वर्त की त्रिज्या। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी, इधर लिख देता हूं, वर्त का केंद्र। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, वर्त की त्रिज्या। और भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ये क्या होगी, जीवा। बिल्कुल निश्चित रहिएगा, अभी मैं इन सब के बारे में आपको समझाऊंगा कि यह है क्या। सबसे पहले हम इसके भाग देख रहे हैं कि जीवा। जीवा के बाद में हम यहां से देखें अपन, तो इसको अपन कहते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। ये हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस, ये हो गया अपने डायमीटर, ये हो गया अपने कॉर्ड। तो आपने क्या लिखा, चौथा ऑप्शन डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें होती है, जैसे कि हम सेक्टर और सेगमेंट की बात करेंगे, त्रिज्याखंड और वर्तखंड की बात करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्र से। केंद्र क्या होता है, जो नियत बिंदु हमने बताया था वो वर्त का क्या होता है, केंद्र। यानी कि किसी बिंदु का बिंदु पथ जो कि एक नियत बिंदु समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से सदैव नियत दूरी पर रहता है, वह एक वर्त कहलाता है, तथा वह नियत बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। अब त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या का क्या हो जाएगा, वह नियत दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। या फिर आप कोई दूसरी परिभाषा देना चाहो तो क्या दोगे, देखो ये क्या है अपने पास में केंद्र, ये क्या है वर्त पर स्थित कोई बिंदु। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वर्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, यही दूरी है अपने पास में, यह हम क्या कहेंगे, ये वर्त की त्रिज्या कहलाती है। जीवा, कोड, कोड क्या होती है, रेडियस, डायमीटर, सेंटर। तो कोड क्या होती है, देखो डेफिनेशन देखेंगे अपन तो क्या होगी, देखो यहां से अगर आप ये दो बिंदु लगा लो, ये दोनों बिंदु कहां पर है, वर्त पर, क्या है, वर्त पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। समझ गए बात को, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वर्त की जीवा। तो वर्त का केंद्र क्या होता है, वह नियत बिंदु वर्त का केंद्र यानी कि सेंटर। त्रिज्या की बात करें अपन, त्रिज्या की या तो वो नियत दूरी वर्त की त्रिज्या, या फिर हम कह सकते हैं वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड भी त्रिज्या है, या फिर वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, रेडियस ही होगी। और यहाँ पे कोड यानी कि जीवा की क्या बात की हमने, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, कोड होता है। फिर अपन ने क्या बात की, व्यास। अब देखो इसको थोड़ा ढंग से समझना, व्यास। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, या आप डायग्राम आराम से इसको रोक के यानी कि पॉज करके आराम से लिख सकते हो, या फिर हमारे नोट्स लेने के लिए मैंने आपको कहा है कि हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करें। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अपने पास में क्या आ गया, व्यास। व्यास है ये, तो व्यास के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे ये जीवा है,
ऐसे जीवा ही है सभी। वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है? वर्त की जीवा कहलाता है। अब अगर आप एक पैटर्न नोट कर रहे हो तो जैसे जैसे हम वर्त के केंद्र के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई अपने आप बढ़ती जा रही है, और जब हम इस केंद्र से वापस दूर जाते हैं तो वर्त की जीवा की लंबाई वापस क्या होती जाती है? कम होती जाती है। समझ गए होंगे आप। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, पहले व्यास की परिभाषा देखते हैं। व्यास की परिभाषा क्या होगी? वह जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है, यानी कि कोड जो कि सेंटर से पास आउट होती है वो डायमीटर होती है, वो क्या होता है? व्यास। यानी व्यास की परिभाषा क्या होगी? वह जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है वो वर्त का व्यास कहलाता है। समझ गए होंगे बात। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, पहली चीज मैं बाकी सबको रफ कर देता हूं। तो यहां से एक चीज और आपने सीखी होगी कि जो वर्त के केंद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित होगी वह जीवा की लंबाई हमेशा क्या होगी? कम होगी, और जो कम दूरी पर स्थित होगी उस जीवा की लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे ये व्यास हो गया। अब यहां से यहां तक देखूं तो आप कहोगे कि सर ये वर्त का केंद्र है, ये वर्त पर स्थित कोई बिंदु है, तो ये रेडियस होगी, त्रिज्या हो गई। और इधर भी अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या हो गई? रेडियस हो गई सर, त्रिज्या हो गई। और ये पूरा क्या कहलाता है? वह जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है वो क्या कहलाती है? व्यास। तो मैं व्यास के बारे में क्या लिख सकता हूं? पहले, ये त्रिज्या का दुगुना होता है। पहली चीज हमने क्या लिखी यहां पे? यह त्रिज्या का दुगुना होता है। दूसरी चीज हमने क्या लिखी? जीवा वर्त के केंद्र के जितने नजदीक होगी, जितनी नजदीक होगी उसकी लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि वर्त के केंद्र से अगर जीवा की दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब यहां है एक तो यहां की दूरी ज्यादा है और एक जीवा यहां पर है, यहां की दूरी क्या है? कम है वर्त के केंद्र से, तो हम कहेंगे बड़ी कौन होगी? बड़ी यही होगी। यानी कि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं। कुछ कथन दे देता है आपको, पहला कथन कुछ और दे दिया, दूसरा ये, तीसरा ये दे दिया कि वर्त की जीवा की लंबाई वर्त के केंद्र से जीवा की दूरी पर निर्भर करती है। तो आप कहोगे हाँ निर्भर करती है। अगर वो वर्त के केंद्र के नजदीक होगी तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, अगर वो वर्त के केंद्र से दूर होगी तो उसकी लंबाई क्या होगी? कम। यानी जीवा की लंबाई वर्त के केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। समझ गए यहां से क्वेश्चन। और दूसरी चीज अपन क्या कह सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी है तो आप कहोगे कि सर आपने यहां से छोटा छोटा स्टार्ट किया था, व्यास जो थी वो सबसे बड़ी थी, फिर उसके बाद वापस क्या होने लग गई थी? कम। क्योंकि अगर मैं व्यास के केंद्र से दूरी देखूं तो आप कहोगे 0 है सर। क्यों? क्योंकि व्यास तो केंद्र से गुजरता है। तो हम क्या कहेंगे? व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि सबसे बड़ी जो कोड होती है, मैक्सिमम लेंथ की जो कोड होती है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। यहां पे एक क्वेश्चन यानी कि आज तक पूछा नहीं गया, अगर मुझे एग्जाम में आपका एग्जाम लेने का मौका मिले तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि एक वर्त के जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, या मैं ऐसे कहूंगा एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, क्या कहूंगा? एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप यहां कंफ्यूजन हो जाओगे कि पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल होता है, यहां त्रिज्या लिखनी होती है, लेकिन यहां पे सर ने व्यास भी नहीं दिया। व्यास देते तो इसका आधा कर देते, त्रिज्या आ जाती, या फिर डायरेक्ट त्रिज्या देते तो लिख देते, लेकिन सर ने लिख दिया सबसे बड़ी जीवा। अब सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? तो हमने यहाँ क्या लिखा? व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब अगर सबसे बड़ी जीवा की लंबाई दे दे तो भी ये व्यास ही है, तो व्यास कितना हो गया? 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि आधी होगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या व्यास का क्या होगा? आधा, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो व्यास बट्टा 2, ये क्या आ जाएगा अपने पास में? त्रिज्या। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में आराम से भी लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम आगे की बात करते हैं, और भी कुछ है परिभाषाएं वगैरह, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपने देखा होगा
वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम वर्त पढ़ रहे हैं इसलिए वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल लिखा, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछना वाजिब है कि सर ये परिधि और क्षेत्रफल कौन सी बला होती है। तो देखो बस सबसे पहले हम बात करते हैं परिधि की यानी कि सरकमफ्रेंस, या फिर हम बात करते हैं परिमाप की। यहां पर इसके लिए दो वर्ड और है, एक तो क्या हो गया सरकमफ्रेंस हो गया, और एक क्या हो गया मैं यहां पे लिख रहा हूं पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, या तो सरकमफ्रेंस कह दो या फिर परिधि को तो सरकमफ्रेंस, परिमाप एक ही चीज है, इसको भी पैरामीटर। अब यहां पे ये क्या है कि सर ये किसी भी चीज यानी कि त्रिभुज का परिमाप पढ़े या फिर वर्ग का परिमाप पढ़े या फिर अपन आयत का परिमाप पढ़े, हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है ये, उसकी बात करते हैं। दूसरी बात, यहां पर वर्ग के लिए परिधि शब्द का यूज क्यों लिया सर, यहां पर वर्ग के लिए परिमाप शब्द का क्यों यूज नहीं लिया। पहली बात, अगर आप लेते हो तो गलत नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनर ने नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, इसकी भी बात करते हैं अपन। तो आइए देखते हैं किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है। किसी भी चीज का, कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति के एक चक्कर पूरा करने पर तय की गई दूरी उसका परिमाप कहलाती है। कोई भी आकृति, कोई भी फिगर हो, उसके अगर 1 राउंड कंप्लीट करेंगे जो डिस्टेंस कवर होगी वही उसका पैरामीटर होगा। यानी कि परिमाप क्या हुआ, किसी आकृति के एक चक्कर पूरा लगाने पर तय की गई दूरी उसका परिमाप कहलाती है। जैसे ये A B C D, मैंने आयत लिया है, आयत आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो मतलब ये AB और ये CD आमने सामने की भुजाएं है तो ये बराबर होगी, तो ये x ये भी x, और इधर यहां पे इसको मैं क्या लिख दूं y, और इसको भी मैं क्या लिख दूं y, क्यों, ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो सबसे पहले हम आयत का सूत्र 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों बना उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक चला। अब अगर ये 5 मीटर होती तब तो मैं आपसे पूछता कितने चले, तो आप कहते 5 मीटर, लेकिन मैंने यहां पे x लिखा है, तो a से b तक आप चले तो कितना चले x, फिर यहां से यहां तक चले तो कितना चले y। अब मैं आपसे अगर ये पूछता a से b तक चले x, b से c तक चले तो y, मैं आपको पूछता a से c तक पहुंचने में कितना दूरी तय की आपने, तो आप दोनों को जोड़ के बताते मुझे, यहाँ 5 होता यहाँ 2 होता तो आप कहते 5 और 2 7, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। यहां से रवाना हुआ फिर चला तो यहां से यहां तक फिर कितने डिस्टेंस x, और वापस यहां से यहां तक आया तो कितने डिस्टेंस y। समझ में आ गई बात। अब यहां अगर मैं बात करूं x और x कितना हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y, 2 बार आ गया, 2 बार x 2 बार y, 2 टाइम्स ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ y। अब यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लूं 2 कॉमन ले लूं, तो पीछे क्या बच जाएगा 2 का भाग 2 में एक बार, 1 इंटू x, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते वही आता है, 2 का भाग 2 में एक बार, पीछे बचा 1 इंटू y, तो क्या आ गया 2 कोष्टक x प्लस y। x क्या थी अपनी ऐसे लंबाई और प्लस y क्या थी अपनी चौड़ाई, और बार क्या आ गया अपने पास में 2। तो यानी कि आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्यों होता है आज पता चल गया होगा। ऐसे आप वर्ग का निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने वर्ग की, मैंने वर्ग बोला है स्क्वायर, अब हम बात करते हैं सर्कल की यानी कि वर्ग क्या होगा। तो वर्ग की आप कर सकते हो 4 इंटू भुजा, 1x 2x 3x 4x, चारों भुजाएं बराबर होती है तो x x x x 4x 4 इंटू भुजा क्यों होती है पता चल गया होगा। अब हम यहां बात क्या करते हैं परिधि। वर्ग की परिधि क्या होती है, परिधि क्यों शब्द काम में लिया। देखो जिसमें सीधी भुजाएं होती है, ये आयत ये वर्ग है, सीधी भुजाएं हैं, तो इसके लिए तो लगभग काम में लिया जाता है परिमाप। लेकिन जहां पर वक्र आ जाए, वक्र का मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े, उसके लिए काम में लिया जाता है हमेशा परिधि। आप परिमाप यूज लोगे तो गलत नहीं है, लेकिन परिधि एकदम सटीक शब्द है। तो यहाँ पे ये वर्त इस प्रकार होता है, वर्गाकार होता है, और आपने वर्त के परिधि के बारे में पढ़ा होगा। वर्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r। अब आपका पहला क्वेश्चन सर ये कैसे होती है, तो देखो ये प्रैक्टिकली निकाली गई है। प्रैक्टिकली कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ये ले लू a, एक वर्त ले लिया मैंने, इस वर्त को मैंने लुटकाया, थोड़ी देर बाद में ये ऐसे यहाँ पे आ गया तो a यहाँ पे पहुंच गया होगा,
थोड़ी देर बाद में और यहाँ पे तो यहाँ पहुंच गया होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे तो ए यहाँ पहुंच गया होगा, और अगले चक्र जब पूरा होगा तो ए यहाँ पहुंच गया, सॉरी ए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, एक चक्र पूरा हुआ, ए को पहले घुमाया तो ये थोड़ी देर बाद में यहाँ आया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर क्या आया यहाँ, और फिर सेट में एंड में। तो इस दूरी को निकाल के वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की जो परिधि है उसको मेजर किया गया था, यानी कि प्रैक्टिकली मेजर्ड किया गया था। तो इसलिए वर्त की परिधि क्या आई, 2πr। ये क्या हुआ था, ये प्रैक्टिकली यानी कि वैल्यू पुटअप कर करके देखा, ये लंबाई तो नाप ली, मतलब परिधि इतनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। अब वो 10 कैसे आएगी, तो ये प्रैक्टिकली सूत्र निकाला गया है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर ये पाई क्या है, आर त्रिज्या, दो तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि नियत वैल्यू हमेशा दो ही रहेगी। अब पाई क्या है, तो देखो पाई की खोज जो है उसका जाता है, खोज करता जो है वो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू बताई थी, आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू क्या बताई थी, 62,832/20,000, ये कुछ बताई थी। यहां पर आर्यभट्ट की वैल्यू यह है, लेकिन जब पाई की वैल्यू कंप्यूटर से निकाली गई तो ध्यान रखना पाई की वैल्यू कंप्यूटर से 3.1416 के बाद में, यानी कि पॉइंट के बाद में 5 लाख तक निकाले जा चुके हैं। कितने, डायरेक्ट लिख देता हूं, 5 लाख तक निकाले जा चुके हैं, आगे और भी चलती रहेगी। मतलब कि पॉइंट के बाद में अभी तक इसका रिपीटेशन नहीं हुआ। रिपीटेशन का मतलब आप समझते होंगे, दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा। दशमलव प्रसार जो है वो दो तरह का होता है, एक तो आपने क्या पढ़ा होगा, शांत, एक आपने क्या पढ़ा होगा, अशांत। ये 9th का टॉपिक है, अशांत। अशांत में आपने एक पढ़ा था आवर्ती, यानी कि रिपीट होती है कोई नंबर, और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, अनावर्ती, यानी कि कोई चीज बार बार रिपीट नहीं होती। तो ये यहाँ पर इस पर है अशांत, अनावर्ती, यानी कि इसका रिपीटेशन नहीं होता है, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर हमने क्या सीखा है, सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, अच्छे क्वेश्चन यहीं से। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका मान लगभग 62,832/20,000 आर्यभट्ट ने बताया था। 3.14 हम लिखते हैं लगभग, ये मान क्या है, लगभग। पाई का मान 3.14 होता है, गलत बात है। पाई का मान लगभग 3.14 होता है, सही बात है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसी को हम 22/7 लिखते हैं। और ये जो है यहां पर अगर मैं इसका देखूं तो दशमलव के बाद क्या आ गया, 1-2, यानी कि क्या हो गया 7, या फिर 22/7, जिसको p/q रूप में लिख सके, वो क्या होती है, परिमेय। तो दो विपरीत बातें हमने यहाँ पे सीखी है। पहली बात हमने क्या सीखी है कि जिसको, अब देखो परिमेय और अपरिमेय के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है। यहाँ पर पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 3.14 और 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। कितना छोटा क्वेश्चन था, आपने 9th में पढ़ लिया था। वो क्वेश्चन कहां पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो समझ गए होंगे आप। तो हमने क्या सीखा है, परिमाप क्या होता है, किसी आकृति के एक चक्कर पूरा लगाने पर तय की दूरी उसका परिमाप या परिधि कहलाता है। और वर्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है, 2πr। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। अब आपका दिमाग यहाँ पे होगा कि सर ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो किसी भी समतल में कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। समतल का मतलब देखो, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में दो ही एक्स है, एक्स और वाई। जैसे मेरा हाथ ले लो आप, हाथ में क्या है, एक तो लंबाई और एक क्या है, ऊंचाई। इस तरह से बात करो, लंबाई और चौड़ाई की बात कर लो, दो ही चीजें हैं। तो ये जो मेरी आकृति है ये क्या कहलाएगी, ये अपने हमेशा जो स्थान घेरेगी समतल में वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। लेकिन अगर बात कर लूं, जैसे मैं ये मुट्ठी कर लूं, दिख रही होगी आपको मुट्ठी, मुट्ठी को अब खोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, मैंने इसको खोला। तो अगर आप यहां देख रहे हो तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, सॉरी ऊंचाई भी है, और अब यहां इधर देखो तो चौड़ाई भी है। मतलब तीन चीजें हैं। जैसे आप अपने कमरे को देखो तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, और वो जो स्थान घेरती है उसमें जितनी हवा भरी जा सकती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो फर्क समझ में आ गया होगा। कोई समतल में जिसका स्थान घेरता है वो तो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल। और अगर कोई त्रिविम में जितना स्थान घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। समझ में आ गई होगी आपके बात में। आप इनको नोट करें, एक बार वापस अपने माइंड में रिवाइज करें।
तो आपने ये चीजें सीख ली होगी। अब अपने यहाँ पर हमने क्या सीखा, बेसिक सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो यहाँ बाकी जो अपन है वो कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, सबके पास ये पहुंचाएं। यही आपका सपोर्ट रहेगा, यही आपका प्यार रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।